नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और डाउट सेशन वगैरह मैंने लिए थे बीच में और स्टूडेंट्स के आंसर शीट भी चेक किए हैं, जो देखकर मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा अभी कितना फंसे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई वो तो पेपर बहुत नज़दीक हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बीच में वो फंस गए हैं। तो ऐसे में क्या है कि देखिए, अगर आपके पास आपको लग रहा है कि हिंदी को समय देने का मतलब इतना ज़्यादा समय आप नहीं दे पा रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी उतनी नहीं हो पा रही है, कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कह रहे हैं कि वो वीडियो तक नहीं देख पा रहे हैं, तो हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आपका जो अभ्यास है वो करवाया जाए। तो बहुत बड़े बड़े वीडियोस बनाने के स्थान पर ऐसे जैसे कि हम पद्यांश गद्यांश की व्याख्या वगैरह कर रहे थे, ठीक है ना, व्याकरण के प्रश्न कर रहे थे, तो वो अभी भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा नए रूप में करेंगे। तो इस बार इस हफ्ते जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार तीनों दिन, एक तो दोपहर में हमारा लाइव सेशन तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना, वो अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारे ये जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं ये हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे एलाइड मेंस और नायब तहसीलदार की प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें आप देखिए, प्रयास कीजिएगा कि ये जो वीडियोस हैं एटलीस्ट ये आप देख पाएँ, क्योंकि अगर आप इतना भी देख लेंगे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि परीक्षा में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं फिर कि आज हम क्या लेकर आए हैं वीडियो में। एक तो इस वीक का शेड्यूल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे आज सोमवार है तो छोटे छोटे पद्यांश और उनके भावार्थ। अब इसमें क्या है कि मैं आपके साथ यहाँ पे पूरी व्याख्या तो डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि अब बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि कैसे शब्दार्थ अगर आते हैं तो लिखिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। प्रसंग आपको लिखना ही लिखना है, एक या दो पंक्तियों में। व्याख्या जो है वो पूरा विस्तार के साथ लिखनी है, उसको तर्क के साथ उदाहरणों के साथ अपना दृष्टिकोण समझाना है। और एंड में, अब पेपर जब मैंने चेक किए तो मैं तो हैरान ही रह गई कि स्टूडेंट्स ने भावार्थ लिखा ही नहीं था। तो भावार्थ तो सबसे मेन है, भावार्थ से ही तो पता चलेगा कि अगर कभी कभी तो एग्जामिनर ये करते हैं कि वो पूरी व्याख्या इतने मतलब कि विस्तार से नहीं पढ़ते, भावार्थ देखते हैं। क्योंकि भावार्थ में ये समझ में आता है कि जैसे प्रसंग तो स्टार्टिंग में आपने कुछ भी लिख दिया, व्याख्या लिखते लिखते कभी कभी आपके दिमाग में नए नए विचार आने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ, हम इसको इस दृष्टि से भी देख रहे हैं। और भावार्थ का मतलब क्या होता है कि पूरी व्याख्या जब आपने कर ली है तो उसका निचोड़ अल्टीमेटली क्या निकला है। तो ये 3 4 5 पंक्तियों की हो सकता है भावार्थ। तो यहाँ आज हम वही करेंगे कि ये छोटे छोटे पद्यांश हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं 3 4, और उसका भावार्थ मतलब मेन कि उसमें आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, आप उसका अर्थ समझ पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपने उसका मतलब पीछे छिपा अर्थ समझ लिया, फिर व्याख्या तो आप कर ही लेंगे, डिटेल में आप लिख ही देंगे, ठीक है ना। वो तो हम मतलब स्कूल टाइम में भी करते थे कि एक बार वो कहते थे ना कि यार एक लाइन बता दे और उसके बाद मैं पूरा बाकी की एक्सप्लेनेशन लिख लूँगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर आपको उस कविता की या उस जो गद्यांश है उसका थोड़ा सा जिस समझ में आ गया, फिर विस्तार तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना, इस स्तर पर हैं आप। तो वही कि आज हम करेंगे जो छोटे छोटे पद्यांश हैं उनका भावार्थ, कल हम करेंगे छोटे छोटे गद्यांश और उनका भावार्थ। और ये गद्यांश भी नहीं होंगे, मैं आपको ये पहले से बता दूं, एक एक या दो दो पंक्तियां होंगी केवल। और आप देखेंगे कि किस प्रकार उन दो पंक्तियों, एक या दो पंक्तियों के भी कितनी लंबी व्याख्या लिखी जा सकती है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास पूरा गद्यांश है उसके लिए तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। और बुधवार को हम व्याकरण के जो प्रश्न है वो करेंगे। उसमें देखिए, वैसे तो स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि अलाइड मेंस में और नायब तहसीलदार में एमसीक्यूज नहीं आते। तो देखिए, हम आपके लिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही लेके आएंगे। प्रयास कीजिएगा कि उन्हें ही आप अच्छे से करें, आपका शब्द भंडार ऐसे ही मतलब जो बढ़ेगा। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ थी, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम, और ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए नहीं, अंग्रेजी भाषा के लिए भी उन्हें लगता है कि मैम अब स्टार्टिंग कहाँ से करें, नोट्स कहाँ से बनाना स्टार्ट करें। और पर्यायवाची विलोम शब्द देखते हैं तो हम तो वैसे ही इतना डर जाते हैं कि इतने सारे शब्द कैसे याद करेंगे। अरे भाई, कौन आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द याद करने के लिए कह रहे हैं इतने सारे। सीधी सी बात, वो आपसे इतना कह रहे हैं कि अब जैसे एक विषय है, जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन से आपको प्रारंभ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी व्याकरणिक विषय हैं वो उन्हीं से संबंधित है कहीं ना कहीं। तो स्वर व्यंजन से प्रारंभ कीजिए, उसके बाद पर्यायवाची विलोम छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ उससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, दो प्रश्न आने ही आने हैं, मतलब ये मान के चलिए, ठीक है ना, नहीं तो एक तो आएगा ही आएगा। लेकिन उन एक या दो प्रश्नों के पीछे आप बाकी जो नंबर हैं वो तो नहीं छोड़ सकते ना, बाकी अंक तो नहीं छोड़ सकते। अर्थात कि अगर आपको पर्यायवाची विलोम शब्द, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, मतलब ठीक है ना, वो कभी खत्म नहीं होंगे शब्द भंडार। तो उसको करने की बजाय आप पहले जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें फिनिश करिए। अब 15 विषयों की लिस्ट बनाइए, उसमें से देखिए ये छोटा सा टॉपिक था, ये कर लिया काट दिया, ये छोटा सा टॉपिक था कर लिया काट लिया। तो उससे आपको एक, आप कितना अनबर्डनड फील करेंगे, आपको लगेगा सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया कि हमारी आधी तैयारी हो गई। उससे जो आत्मविश्वास जागता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा परीक्षा में, मतलब कि परीक्षा से पहले, परीक्षा की तैयारी में, ठीक है ना, आपको बहुत लाभ देगा। तो चलिए फिर
ऐसा करते हैं कि आज का जो सेशन है फिर वो यहीं से मतलब प्रारंभ करते हैं अभ्यास, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मैं आपसे बातें शेयर करना चाहती थी वो मैं कर चुकी हूँ। अब पद्यांश का भावार्थ लिखते समय एक तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और ये बात मैं आज बता रही हूँ, बाकी चीज़ सेशंस में आप याद रखिएगा। एक तो वही सब शब्द ना लिखें जो पहले से दिए गए हैं। पेपर में पेपर चेक करते वक्त स्टूडेंट्स की जो आंसर शीट्स आई थी मेरे पास, जो मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ था कि जैसे जो गद्यांश की पंक्तियां हैं उसे ही मतलब कि वैसे वही वाले शब्द जो है वो प्रयोग किए हुए थे। कविता की जो पंक्ति शब्द हैं, कविता में जो प्रयुक्त हुए हुए थे शब्द, वही शब्द प्रयुक्त किए हुए हैं। अब वो पढ़ के ना ऐसा लग रहा था कि जैसे कविता को हम दोबारा पढ़ रहे हैं या गद्यांश को हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो फिर आपने कौन सी व्याख्या की है? तो इसलिए वो जो शब्द जब आप बार बार रिपीट करते हैं, बिल्कुल सेम शब्द, अब हाँ कुछ शब्द होंगे जो रिपीट मतलब वहां से आप लेंगे, ठीक है ना, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके सारे शब्द ही आपने ले लिए। फिर तो आपका अपना कुछ विचार, आपके दृष्टिकोण कुछ लगेगा ही नहीं, मौलिकता कुछ लगेगी ही नहीं, ओरिजिनलिटी, आपकी सृजनात्मकता, ठीक है ना, आपका दृष्टिकोण कुछ नहीं पता चलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आज हम व्याख्या करेंगे, देखिएगा आप उस चीज़ को। फिर विचारों और शब्दों में कुछ रचनात्मकता, तर्क और उदाहरण हो। अब वहाँ पर तो जैसे कवि वसंत ऋतु की थोड़ी सी मतलब कि एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो बताता है कि हाँ ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। मैं ये कहती हूँ कि आप उन सब चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो उसे लेकिन एक या दो पंक्तियों में समाप्त कर दीजिए। आपको वो चीज़ इंक्लूड करनी है, लेकिन ये नहीं कि उसी को ही आधार बनाकर आपने मतलब कि पूरा का पूरा वो लिख देना है कि बस उसी को साधारण वाक्य में परिवर्तित कर दिया। आपके जो व्याख्या है उसमें कुछ रचनात्मकता होनी चाहिए कि आपने उस चीज़ को कैसे नए तरीके से लिया, आपने कैसे कितने नए शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है ना, और वो नए शब्दों का प्रयोग तभी हो पाएगा जब आप अभ्यास करेंगे। अच्छा, तर्क और उदाहरण। तर्क की आवश्यकता मतलब कुछ कुछ गद्यांश या पद्यांश में पड़ती है जब उस तरीके का हो, शैली कौन सी है। अब जैसे जिंदगी के ऊपर है कुछ, तो उसमें आपको तर्क भी देने पड़ते हैं। कुछ ऐसा विवादास्पद कोई विषय है जिस पर कविता दी हुई है, तब आपको उसमें अपना तर्क देना पड़ता है कि हाँ मैं इस पक्ष में हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जो उदाहरण है वो तो आपको थोड़े से अपने देने ही होंगे, कुछ कहावतें जैसे जोड़ दीजिए। अभी आप देखेंगे आज और कल के सेशन में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। फिर एक निश्चित दृष्टिकोण दिखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ और कह रहे हैं और एंड में आते आते वो अपना विचार ही बदल लेते हैं। तो ये समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली वो किस पॉइंट पर टिके हुए हैं। और ये जो आपका जो स्तर है ये गवर्नमेंट सर्विसेज का, इसमें मेन क्या चीज़ देखी जाती है कि इंटरव्यू में भी आपसे क्या देखा जाता है कि आप अपनी बात पे अड़े गए या नहीं, आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं ना। वो कहते हैं ना जैसे कि आपकी नीयत डगमगा तो नहीं रही, आपकी थॉट्स डगमगा तो नहीं रही हैं, आपके कदम डगमगा तो नहीं रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आपने पहले उस चीज़ को पढ़कर, गद्य हो या पद्य हो, उसको पढ़कर थोड़ा सा अपना माइंड एक बनाइए, माइंड सेट कि एक्चुअल में आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, फिर उसी पर टिके रहिए। और गद्य या पद्य की समझ दिखनी चाहिए, केवल दी गई रचना का सरल अनुवाद नहीं करना है। ये जो सरल अनुवाद मैं कह रही हूँ ये वही चीज़ है कि बस जो पंक्तियाँ हैं उसी को बस शब्दों को आगे पीछे करके आपने लिख दिया। और जिन स्टूडेंट्स ने किया है ये, और अगर ये वो वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे इस बात को। तो थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी देखिएगा जब हम इसका भावार्थ लिखेंगे, ये कहने के लिए भावार्थ नहीं, मतलब थोड़ी बहुत व्याख्या, ये छोटी व्याख्या है कहने के लिए कि इसी में से आप भावार्थ छोटा सा बना सकते हैं और इसी को थोड़ा सा विस्तार देकर इसकी व्याख्या भी बना सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब जैसे देखिए पहला जो पद्यांश है, हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी, मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली मैं जिंदगी हूँ पगले तुझे जीना सिखा रही थी। अब देखिए जब आपने पूरी कविता पढ़ी तब जाकर आपको पता चला कि दो जने कौन है जो एक दूसरे से खफा हैं, मतलब नाराज हैं। तो ये कवि का जिंदगी से संवाद चल रहा है, जिंदगी और कवि के बीच वो जो चल रहा है कि कवि कह रहे हैं कि जिंदगी तुम इतनी मुश्किल क्यों हो, इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं जीवन में। तो जिंदगी उससे कह रही है, जैसे कहते हैं ना। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो की वर्ड्स होते हैं ना उन्हें हमेशा याद रखिए। जहाँ पर इस तरह से कन्वर्सेशन आ जाए उस शैली को क्या कहते हैं, संवादात्मक शैली, जहाँ पे संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो जिंदगी कहती है कि मैं तो तुम्हें जीना सिखा रही थी कि किस प्रकार जो जीवन है वो सुख दुख का संगम है, और इस संगम में आपको हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढालना है, ये आपको जब आप उस परिस्थिति में जाएंगे तभी समझ में आएगा। तो आपको हर परिस्थिति में किस प्रकार आशावान रहना है, ये वो चीज़ है। तो अब देखिए इसकी व्याख्या हम क्या लिखेंगे, और ये केवल 4 पंक्तियां हैं।
इन 4 पंक्तियों को ही जब हम इतना डिटेल में लिख सकते हैं, तो जब पूरी कविता आपको दी होगी तो आप कैसे करेंगे? अब ये देखिए, दी गई पंक्तियों में जीवन और मनुष्य के बीच एक संवाद के माध्यम से मनुष्य को जीवन पूर्णतः जीने की प्रेरणा देने का प्रयास किया है। मनुष्य को हर स्थिति में संयम, सकारात्मकता और आत्मविश्वास को अपने जीवन पथ पर सदैव अपना मित्र बनाकर रखने के लिए प्रेरित किया गया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे जो जिंदगी है वो आपको जीना सिखा रही है, अर्थात वो आपको ये बता रही है कि किस प्रकार आपको, मतलब किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, ठीक है ना, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? एक तो आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, स्वयं पर से भरोसा, सकारात्मकता रखनी है, हमेशा पॉजिटिव वे में जाना है, गलत रास्ते पर नहीं जाना है, और साथ ही साथ संयम, जैसे कहते हैं ना कि बुरे समय में संयम, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि समय भी बदलेगा, आप भी समस्या का समाधान निकालेंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हाथ पर सरसों नहीं उगती है, कि एकदम से समस्या का समाधान नहीं होता, बुरा समय एकदम से नहीं जाता, वो धीरे धीरे करके समय बीतता है। तो इसलिए संयम, सकारात्मकता और आत्मविश्वास, करुण एवं वीर रस के अद्भुत मिश्रण से अत्यंत सरल भाषा में जिंदगी मनुष्य को समझाना चाह रही है कि जीवन में सुख और दुख का क्रम तो सतत चलता ही रहेगा। सतत अर्थात लगातार चलता ही रहेगा। अब देखिए, मतलब यहाँ से ही आपकी जो वोकेबलरी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, कि अगर आपने लगातार की जगह सतत लिखा तो आप ये सोचिए एग्जामिनर के ऊपर भी थोड़ा एक इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है ना। तो सतत चलता ही रहेगा, परंतु हर परिस्थिति मनुष्य को कुछ संदेश देकर जाती है, जिसे मनुष्य को सही अर्थों में समझकर अपने जीवन में ढालने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अगर अच्छा समय आया तो मनुष्य को ये अति अहंकार में नहीं आना चाहिए, समझना चाहिए कि मैंने परिश्रम किया, उसका मुझे ये फल मिला। और सब कुछ भाग्य नहीं होता है कि हाँ, अगर 100 में से 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैं भी सिलेक्ट हुई हूँ, ठीक है ना, तो मैंने मतलब मेहनत की, उसी का ये नतीजा है। और अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ, मतलब कुछ बुरा समय आ गया, तो इसका मतलब कि संदेश ये है कि मेरी ही प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, अभ्यास में कमी रह गई होगी, और मुझे निराश नहीं होना, दोबारा उठकर खड़े होना है। तो इसलिए संदेश आपको दोनों परिस्थितियों में मिलेगा, तभी मनुष्य जीवन की इस पहेली को समझ पाएगा और आनंद एवं उत्साह के साथ जीवन को जी पाएगा। अब जैसे ये था ना कि जीना सिखा रही हूँ, वो क्या कहते हैं, तो इसलिए कहा गया कि जीवन की इस पहेली को समझ पाएगा, क्योंकि पहेली भी वही होती है, घूम घाम के हमें पता चलता है अरे इसका अर्थ तो ये था। उसी प्रकार मनुष्य के साथ क्या है दुविधा, कि पूरा जीवन जीने के बाद उसे पता चलता है कि जो लोगों की बात पर मैं इतना ध्यान दे रहा था, ठीक है ना, उन्हें इतना तवज्जो दे रहा था, मतलब महत्व दे रहा था, तो वो तो बिल्कुल व्यर्थ था। मैंने फालतू में ही मतलब लोगों की बातों पर ध्यान दिया और अपना जो कीमती समय था, बहुमूल्य समय, उसको व्यर्थ किया। इससे अच्छा तो मैं सिर्फ अपने मतलब अपनी प्रगति पर ध्यान देता और उसी पर मतलब चलता रहता, उसी को सकारात्मक रूप से चलता रहता, तो मेरा जीवन कितना उत्साह भरा, आनंद भरा हो सकता था। तो ये इसका एक छोटा सा भावार्थ है, लेकिन भावार्थ इतना भी लंबा नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, आपको केवल 3 या 4 पंक्तियों में देना है। इसमें तो मतलब ये था कि जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किए। अब इसी में से आपको आगे निकाल कर मतलब व्याख्या बनानी होती है विस्तार में, ठीक है ना, और ये भावार्थ लिखना होता है। तो मेन ये है कि किस प्रकार आपको, मतलब जैसे मैंने आपको कहा था रचनात्मकता, आपका अपना कुछ होना चाहिए। तो आपने क्या किया कि जीवन की इस पहेली को समझ पाएगा, सकारात्मकता, आत्मविश्वास, संयम, इस प्रकार से। तो ये सब चीज़ें आपकी अपनी हैं, ये एग्जामिनर को भी पता है, ये यहाँ से मैंने नहीं लिया है कुछ भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपकी व्याख्या में। उसी प्रकार दूसरा पद्यांश देखिए कि पहली फुहार बारिश की आई, बगियां पर हरियाली छाई, बहता पानी कल कल कल, नन्हे भागे हो हलचल, झूम उठे बाहों के झूले, बच्चों संग हम सब कुछ भूले, इठलाती कागज की कश्ती, याद आई बचपन की मस्ती। तो ये थोड़ा सा एक मतलब उत्साह भरी कविता है, ठीक है ना, आपको मतलब कि खुश कर देने वाली, प्रसन्न कर देने वाली। लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे विशेष में मैं हमेशा मतलब काव्य रस लिखती हूँ, वो उन्हें भी लगता है कि चलो हम भी काव्य रस लिखेंगे, उससे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन वो ऐसी चीज़ में जहाँ पर खुश होने वाली बात है वो हास्य रस लिख देते हैं। हंसना एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है कि जहाँ पे हंसी आ रही है, व्यंग्य हो रहा है, अब वो पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में हो, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जो है ये आपका वीर रस ही है, उत्साह है, जिसमें जिसका स्थायी भाव उत्साह है, मोटिवेशन है। तो अब देखिए ये जो है, अब ये आपके सामने छोटी सी कविता है जिसमें से नो डाउट हम जैसे कागज की जो कश्ती है, बचपन की मस्तियां, ऐसे ऐसे शब्द लेते हैं, लेकिन किस प्रकार से लेते हैं वो महत्वपूर्ण है, वो देखिए आप। यहाँ कवि ने मौसम की पहली वर्षा के परम आनंद और उत्साह को बाल्य मन से महसूस करते हुए अत्यंत मधुर शब्दों में व्यक्त किया है। बाल्य मन अर्थात बच्चों का जो मन है,
बच्चों सा मन बनाकर कि बच्चे किस तरह से उस चीज़ को महसूस करते हैं, और बड़े भी वो ऐसे में बच्चे बन जाते हैं। तो एक बच्चे का मन मतलब एक जो कहते हैं ना मासूम जो दिल होता है, वो उस चीज़ को कैसे महसूस करता है, उस चीज़ को अत्यंत मधुर शब्दों में व्यक्त किया है। सूखे और गर्मी की लंबी ऋतु के बाद वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जब पहली बार मिट्टी पर पड़ती हैं तो चारों ओर, सॉरी चरों नहीं, चारों ओर अंतरात्मा तक को प्रसन्न और संतुष्ट कर देने वाली सुगंध फैला देती हैं। ठीक है ना, सॉरी ये फैला देती हैं। शीतल पवन भी वातावरण को आनंदमयी बना देती है। ऐसे में हर आयु के लोग बच्चों की भांति ही अठखेलियां करने के लिए आतुर हो जाते हैं। कागज की नाव पानी में बहाकर वर्षा में नाचते हुए संगीत को महसूस कर गिरती बूंदों से हर प्रकार से तृप्ति पा लेना ही उनके जीवन का अमृत बन जाता है। अब जैसे आपने देखा ना कि जैसे ये कागज की नाव पानी में बहाकर, कि इन सभी चीज़ों को मैंने एक ही पंक्ति में, जैसे कहते हैं ना कि कंसोलिडेट कर दिया, सभी चीज़ों को एक ही चीज़ में ख़त्म कर दिया कि हाँ उन सब चीज़ों को मैंने अपनी व्याख्या में इंक्लूड किया है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि उस चीज़ को मैंने टच ही नहीं किया। इस प्रकार प्रकृति मन को नई ऊर्जा एवं आशा से परिपूर्ण कर देती है और जीवन में आनंद के छोटे छोटे किंतु बहुमूल्य क्षणों को जीने का महत्व समझाती है। ये नहीं है, इसके जो वो है गलत है वर्तनी थोड़ी सी। ये देखिए, ये क्षणों को, कि जो जीवन के बहुमूल्य जो क्षण होते हैं उन्हें जीवन की प्रेरणा देती है। और ये भी हमें संदेश देती है कि किस प्रकार जैसे सूखे और गर्मी की लंबी ऋतु के बाद वर्षा की छोटी बूंदें आती हैं, अर्थात अगर आपका बुरा समय भी चल रहा है उसके बाद जब सुख का समय आता है तो उसे मतलब कि मन, खैर यहाँ पर हमें वो सब चीज़ें फिलॉसफी नहीं लिखनी है, जैसे पीछे वाली जो कविता थी वो थोड़ी उस प्रकार से थी फिलोसफिकल। ये जो है ये थोड़ी सी मतलब प्रकृति की सुंदरता से संबंधित है। और यहाँ पे क्या है, वीर रस के साथ ओज गुण नहीं है, वीर रस के साथ आपका माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण कहाँ होते हैं, जहाँ पर मतलब प्रेम, खुशी, प्रसन्नता दिखाई दे। ठीक है ना, यहाँ पे कोई वीरता नहीं है, ये केवल मन की खुशी है, चंचल मन की, मासूम दिल की, उस प्रकार से। तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे नए नए शब्द देखिए। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ वही चीज़ें उठा ली, नई नई चीज़ें बनाई है कि जैसे सूखे और गर्मी की लंबी ऋतु के बाद वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, अंतरात्मा को प्रसन्न और संतुष्ट करती हैं, बाल्य मन से महसूस करने का प्रयास किया है। ठीक है ना, मौसम की जो पहली बारिश है, तो ये सब चीज़ें मेरी अपनी हैं, ओरिजिनल हैं। ऐसा नहीं लगा है कि मैंने उसी चीज़ को बस एक्सप्लेन कर दिया है कि पानी ये बह रहा होता है तो जैसे बच्चे कागज़ की कश्ती बनाते हैं तो बड़ों का मन भी करता है कि वे भी कागज़ की कश्ती बनाएं, नादानियाँ करें तो उन्हें भी खुशी मिलती है। स्टूडेंट्स व्याख्या में ये सब लिखते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको वो सब चीज़ें, सिर्फ वही चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करनी, अपना ओरिजिनल भी लिखना है। अगला देखिए, तीसरी कविता। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश ना कर, चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर, अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। अब इसमें आपने देखा होगा कि थोड़ी प्रेरणात्मक मतलब भाषा है और समझाया हुआ है कि किस प्रकार से हमें खुलकर अपना पूर्णतः जीवन जीना चाहिए, पूर्ण रूप से जीवन जीना चाहिए, सीमाओं में बंद कर नहीं रहना चाहिए। और सीमाएं कौन सी हैं, ऐसा नहीं कि मतलब पेरेंट्स ने हमारे पर लिमिट लगाई हुई है। लिमिट्स वो वाली जो हम स्वयं पर लगाते हैं, भय की, मोह की, लालसा की। ठीक है ना, तो ये देखिए इसका जो भाव मतलब इसकी जो थोड़ी बहुत व्याख्या है, भावार्थ, हमने कैसे लिखा है कि यहाँ कवि ने मनुष्य को जीवन में बदलते रंगों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। ये सॉरी यहाँ कवि ने, तो ये जो है ये ने थोड़ा सा आगे आएगा, पदक्रम संबंधी शुद्धि हो गई इस वाक्य में। तो ठीक है ना, यहाँ पर कि यहाँ कवि ने मनुष्य को जीवन में बदलते रंगों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। अब जीवन में बदलते रंग कैसे होते हैं कि जैसे कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन अगर दुख है उस रंग को भी हमें किस प्रकार से मतलब कि उसका भाव समझना है, उसका महत्व समझना है। जैसे ये है कि तुम सुंदर सपनों के ताने बाने बुनो, कि तुम नए नए ख्वाब देखो, ख्वाहिशें करो, इच्छाएं करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उलझने की कोशिश ना करो। ये चीज़ है कि आपने इच्छाएं तो कर ली, लेकिन इच्छाओं के जाल में ही आप भंवर में फंस कर रह गए, उसे पूरा करने का प्रयास ही नहीं किया आपने। तो जिस प्रकार हर रंग कुछ विशेष भाव रखता है, उसी प्रकार जीवन में बदलती परिस्थितियां भी मनुष्य को सदैव कुछ नया सिखाती रहती हैं। यदि जीवन में एक ही रंग होगा, चाहे वह अपार सुखी क्यों ना हो, तो मनुष्य उससे भी शीघ्र ही ऊब जाएगा।
इसलिए जीवन में सुख और दुख, उतार चढ़ाव दोनों ही आवश्यक हैं। सुख का समय मनुष्य को ऊर्जा और आशा से भरता है, तो दुख का समय मनुष्य को धैर्य, परिश्रम और विश्वास सिखाता है। उन्नति यदि मनुष्य के कठोर परिश्रम का उपहार बनकर आती है, तो अवनति मनुष्य को और अधिक सक्षम बनने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए मनुष्य को हर स्थिति में आशावादी रहना चाहिए, खुशी के छोटे छोटे क्षण खोजने चाहिए, अच्छे समय में अहंकार और बुरे समय में नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। इसी से जीवन सरल होगा और मनुष्य खुलकर उसे जी पाएगा। कि जैसे ये कि अपने हाथों को फैला खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। इंसान अंदर ही अंदर कब घुटता रहता है? जैसे जब उसे अपार सुख मिल गया तब उसे लगता है कि यार सब कुछ मिल गया, ये भी कितना बोरिंग है, और मेरे पास अब इतनी संपत्ति आ गई है, कोई चुरा ना ले, है कोई मुझे मार कर क्या कहते हैं मेरे अपने ही मतलब ये संपत्ति मुझसे छीन ना ले। तो वहाँ पर भी आप अपने आप को सीमित कर रहे हैं। तो मेन ये है कि अच्छे समय में आपको अधिक अहंकार नहीं करना और बुरे समय में नकारात्मकता से दूर रहना है, जिससे कि आपका जो जीवन होगा वो सरल होगा और आप खुलकर अपना जीवन जो है वो जी पाएंगे। तो ऐसे इसमें बिल्कुल मतलब नए नए शब्द थे सारे, तो नए नए शब्द भी आपको कैसे जोड़ने हैं ये इस प्रकार आपको समझ में आएगा। और आज की अंतिम कविता कि कभी अपनी हंसी पर आता है गुस्सा, कभी सहारे जहां को हंसाने का दिल करता है, कभी छुपा लेते हैं गम को दिल के किसी कोने में, कभी किसी को सब कुछ सुनाने का दिल करता है, कभी रोते नहीं लाख दुख आने पर भी, और कभी यूं ही आंसू बहाने को दिल करता है। अब ये तो क्या है, ये तो मतलब वास्तविकता है। वास्तविक जीवन को बिल्कुल कितने अच्छे से शब्दों में उन्होंने उतारा हुआ है कवि ने। लेकिन अब जब इसकी व्याख्या पर बात आती है, क्या होता है ना, हम समझ तो लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, लेकिन उसे लिखना कैसे है वो चीज़ नहीं समझ पाते हम। तो वो कैसे लिखना है वो देखिए कि यहाँ कवि ने अपने मन के भावों की निरंतर परिवर्तनशीलता को अत्यंत लयपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। देखिए अपने मन के जो भाव हैं वो मतलब निरंतर बदल रहे हैं, कि कभी तो आप चाहते हैं कि आप सबके बीच में रहें, कभी कभी आपको ये होता है कि हम बिल्कुल अकेले रहें, हमें अकेले में समय व्यतीत करना है, कभी कभी ये होता है कि हाँ हम उत्साह से भरे होते हैं, या फिर हमें लगता है कि हम थोड़े से दुखी हैं, हम सबके बीच जाकर सबको हंसाएंगे तो हमें भी खुशी होगी। लेकिन कभी कभी जब हम अकेले होते हैं हम अकेले में ही रो पड़ते हैं। तो ये जो मन के भाव जो निरंतर परिवर्तित होते जा रहे हैं उसे बहुत ही लयपूर्ण तरीके से कवि ने प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि समय कुछ ऐसा है, परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य अपने वास्तविक भाव को नहीं दिखा पाता। कि आज का समय ऐसा ही है कि हम अपने रियल इमोशंस नहीं दिखा पाते। अकेले में भी मनुष्य दुविधा में रहता है कि वह संतुष्ट और प्रसन्न है भी या नहीं, कब उसे वास्तविक व्यवहार दिखाना है और कब बनावटी चेहरे से समाज के मध्य जाना है। वही है, हमें समझ में ही नहीं आता कि कब मतलब कि किसके साथ फॉर्मेलिटी करें, किसके साथ अपना रियल बिहेवियर दिखाएं, क्योंकि मतलब किस पर भरोसा करना है हमें यही नहीं पता चलता। कभी तो कभी अंतरात्मा से प्रेरित होकर सबको प्रसन्नता देने और हंसाने का प्रयास करते हैं, तो कभी स्वयं हंसते हुए क्रोधित हो जाते हैं कि क्यों वे केवल समाज को दिखाने के लिए झूठे भाव दर्शा रहे हैं, जबकि उनका मन जो है वो दुखी है। उनके भाव किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होने चाहिए। उन्हें स्वयं से भी असत्य नहीं कहना चाहिए कि वे प्रसन्न हैं, या केवल किसी लाभ के क्षण भंगुर सुख रूपी मोह को सुख समझ बैठे हैं। अब ये देखिए कि वे प्रसन्न हैं या केवल किसी लाभ के क्षण भंगुर सुख रूपी मोह को सुख समझ बैठे हैं। तो जैसे क्या है ना कि मतलब इसीलिए जो कवि है वो थोड़ा सा दुविधा में है कि क्या मैं सच में प्रसन्न हूँ या नहीं हूँ, और यही सोच सोच कर वो चिंतित है, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है, किसके सामने हंसना है किसके सामने रोना है उसे समझ में ही नहीं आ रहा है, और मिथ्याभिमान में जी रहे हैं। कभी वे अपनों के मध्य रहकर सामाजिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कभी अपनी गहन पीड़ा से स्वयं ही लड़ना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हमें अकेला छोड़ दो, हमें तो अभी मतलब खुद से कुछ सोचना है। कभी वे बहुत से बाहरी कष्टों से भी बहुत सरलता से पार पा लेते हैं, तनिक भी विचलित नहीं होते, तो कभी मन में उठे एक छोटे से भाव या एक छोटी सी स्मृति से भी अत्यंत भावुक हो उठते हैं। अब ये देखिए वहां पर क्या था कि जैसे कभी सबके बीच जाने का मन करता है, कभी अकेले रो पड़ते हैं, तो उसे इस प्रकार से लिखा है। तो बात वही है, लेकिन अपने शब्द हैं, नए शब्द हैं। अपने व्यवहार में भावों के इस विचित्र चक्र को कवि रोचक भी मानते हैं और दुविधापूर्ण भी। उनके लिए यह स्थिति असमंजस से भरी है कि वे कब वास्तव में प्रसन्न होते हैं और कब कभी दुखी। उनकी इच्छा शक्ति और सहनशीलता कभी पाषाण से भी अधिक मजबूत होती है, तो कभी जल से भी अधिक तरल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कवि आत्ममंथन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कि वे समझना चाहते हैं खुद को कि अब मुझे एक्चुअल में करना क्या है। तो ये अंतिम जो पंक्ति थी ये भी एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है कि किस प्रकार आप एक्चुअल में व्याख्या करते करते निचोड़ तक पहुंचे, कि यहाँ पर कवि आत्ममंथन की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
जैसे कहते हैं ना कि ये थोड़ा ओपन माइंडेड रखिए, एग्जामिनर को भी कंफ्यूज कर दीजिए कि हाँ कि ये तो बहुत ही अच्छे विचार है, इस पर सोचा जा सकता है, ये एक नया दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से जब आप कविताओं की व्याख्या करेंगे तो यकीन मानिए 10 या 15 मार्क्स की व्याख्या जो भी आएगी, ठीक है ना, आपकी एक सिंगल जो व्याख्या होती है उसमें आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे निश्चित ही। और इसमें आपको कोई फालतू की चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। शब्दार्थ नहीं आते मत लिखिए, विशेष नहीं समझ में आ रहा मत लिखिए, टोटली इग्नोर कीजिए, लेकिन जो प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ है वो अच्छे से लिखिए। यही सबसे महत्वपूर्ण था। चलिए, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलेंगी। पेपर्स की डेट कब आती है, ठीक है ना, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, सिलेबस में कुछ चेंज होता है, कुछ नई बात अगर हमें पता चलती है तो वो हम आपको अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करते ही रहेंगे। वीडियोस कब कब होते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स टाइमिंग में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये बेल बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहेंगी। चलिए, तो इसी आशा के साथ कि आप मतलब इस हफ्ते अच्छे से हमारे जो वीडियोस हैं वो देखेंगे, या जब भी आप हिंदी का अभ्यास करना प्रारंभ करें तो इन वीडियोस पर बहुत अच्छे से फोकस करें, ध्यान दें, इससे आपका बहुत मतलब आपको लाभ मिलेगा। तो आप आगे हमारे साथ जुड़े रहें, इसी आशा के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे नए, ठीक है ना, व्याख्याओं के साथ। आज पद्यांश की व्याख्या थी या भावार्थ था, कल हम गद्यांश की व्याख्या भावार्थ लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।